बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। 10 दिसंबर आलमी यौम इंसानी हुकूक। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, स्पेशली वहाँ जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जो वहाँ के मुसलमानों के साथ, वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है उनके साथ हो रहा है, तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा। शीरी मज़ारी साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम जो दुनिया में इस वक्त बदतरीन पामाली है इंसानी हुकूक की कश्मीर के अंदर जो भारत कर रहा है, उसकी थोड़ी सी सूरत हाल और उस हवाले से पाकिस्तान ने इस मामले को आलमी फोरम्स पे कहाँ तक उठाया है, क्या सूरत हाल है, वो ज़रा डेवलपमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हिंदुस्तान कश्मीर में मोदी हुकूमत के साथ के नीचे कर रहा है, वो एक बिल्कुल जो नाज़ी जर्मनी कर रहा था जूस के साथ, जिसके वजह से फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुई। पहले उन्होंने कोशिश की कि एनेक्सेशन कर लें, फिर उन्होंने कवानीन ऐसे बनाए कि कश्मीरी आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बाहर से हिंदुस्तान से लोग आके कश्मीर की प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें, कश्मीर में सेटल करें। और ये साथ साथ जो उनकी फ़ौज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रही है, पेलेट गन्स बच्चों पे, ख़वातीन पे इस्तेमाल कर रही है, उन यूथ को लेके फ़ौजी गाड़ियों के जीपों के साथ लपेट के सड़कों पे घसीटा जाता है। तो ये जुल्म और तशद्दुद जो हिंदुस्तान कर रहा है, अब वो तो करता आ रहा था, लेकिन मोदी हुकूमत के बाद और ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद एक लेवल बढ़ गया है बर्बरियत का, तशद्दुद का और जुल्म का, और पूरा एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया उन्होंने ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हिंदुस्तान का जो एक मौक़िफ़ चला आ रहा था, दुनिया को बताता था कि जी ये कुछ नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वगैरह वगैरह, वो नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फौरी तौर पे आते ही ख़त्म किया जब उन्होंने जनरल असेंबली को एड्रेस किया 2019 में, और उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया और कि ये जो हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत कर रही है, आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये वो बहू वही चीज़ है जो नाज़ीज़ कर रहे थे जर्मनी में जूस के खिलाफ। और ये नैरेटिव पाकिस्तान का पहली दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक्सेप्ट किया। और अगर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया पे उस दिन से अब तक जो रिपोर्ट्स कश्मीर पे, ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आ रही हैं, वो पाकिस्तानी नैरेटिव की पर्सपेक्टिव से आ रही हैं। हिंदुस्तान का नैरेटिव अब कोई नहीं एक्सेप्ट करता दुनिया में दहशतगर्दी वाला। वाज़े तौर पे सारी दुनिया में ये एक्सेप्टेंस है कि ये फैशिस्ट हुकूमत है, ऑक्यूपाइड टेरिटरी पे इंटरनेशनल कवानीन की वायलेशंस कर रही है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन कर रही है, और ये इलीगल वॉर क्राइम्स वो कर रही है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हमें हमेशा शिकवा रहा है कि वो कहीं और कोई मामला हो तो उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। कश्मीर के अंदर उनकी तरफ से वो प्रोएक्टिव अप्रोच नज़र नहीं आती। इस बार कोई सूरत मुख्तलिफ है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, या वही है जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं कम है? नहीं, मैं समझती हूँ बहुत। देखें, अब आप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कश्मीर पे इंडिया की एक्सपोज किया है, और इंडिया को बल्कि एमनेस्टी ने तो बैन भी कर दिया है, उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया की जो दहशतगर्दी है और जो इंडिया की वायलेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी। और साथ साथ ये ना भूलिए, हिंदुस्तान अपने मुसलमान शहरियों के साथ और बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ जो तशद्दुद कर रहा है, वो अपने मुसलमान शहरियों को स्टेटलेस बनाना चाह रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप कैंसिल करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें मैं समझती हूँ पहली दफा हाईलाइट हो रही हैं पूरी दुनिया में। और अब तो सिखों वाला मामला भी पूरी दुनिया में सारी बिल्कुल। और अभी आप देखें वो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान में, उस पे भी इंटरनेशनल हिंदुस्तान बड़ा अपसेट हो गया है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट दी है फार्मर्स को, बरतानिया में से सपोर्ट आ रही है हिंदुस्तान के फार्मर्स के प्रोटेस्ट के लिए। तो ये नई डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन
मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान को अब बहुत से मौके मिले हैं कि और ज्यादा एक्टिविज्म दिखाएं, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करें नॉन ट्रेडिशनल फोरम्स में, जिधर हम इंटरनेशनल सिविल सोसाइटीज को अपील करें, जिधर हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के पास जाएं, और जिधर हमारा जो डायस्पोरा है खास तौर पे यूरोप में, बरतानिया में कश्मीरियों का, उनको अब ज्यादा एक्टिव होना है ताकि ये मौका वेस्ट ना हो। ठीक, तो श्री साहब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और इस हवाले से जो ह्यूमन राइट्स के वहाँ हमारी लैकिंग क्या नज़र आई आपको इस पूरे अरसे में? कहाँ ऐसी है कि जिस कमी को दूर करने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा उसमें फाल होने की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझती हूँ कि हम इंटरनेशनल लॉ जो है वो हमारी एक बहुत वैक्यूम है फॉरेन ऑफिस में। इंटरनेशनल लॉ का एक डिवीजन होना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल लॉ का फायदा उठा सके। लॉफेयर जिसे अब कहते हैं वो हम पूरी तरह इस्तेमाल करें, जो अभी नहीं कर रहे। दूसरा, हमें यूएन जनरल असेंबली को पूरी तरह यूज नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले पैलेस्टाइन के ऊपर 3 रेजोल्यूशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग पास हुई हैं इजराइल के खिलाफ और ऑक्यूपेशन के खिलाफ। तो मैं समझती हूँ कि हम भी उस तरह का सपोर्ट डेवलप करें और यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर पर रेजोल्यूशन पास करें। श्री साहब, अब लगभग 2.5 साल हो गए हैं इस मिनिस्ट्री को आप चलाते हुए, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री को। पाकिस्तान में भी जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं जो बाहर से होते हैं, तो कौन सी ऐसे बुनियादी एतराज़ात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा है और उनको दूर करने के लिए आपकी मिनिस्ट्री ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं? देखिए, हमने जीएसपी प्लस साइन किया है और उसमें हमने 7 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस भी साइन की हुई हैं। तो हमें जो बाहर से इतराज़ात आते हैं, कुछ तो मैं समझती हूँ अनफाउंडेड हैं, सियासी बेसिस पे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन है। हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। हमने इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का बिल तैयार किया हुआ है, लॉ मिनिस्ट्री में अभी वो फंसा हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी भी बना दी है अब कि ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के इशू को डिस्कस करके टैकल करें और इसको रिजॉल्व करें। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल हमारी मिनिस्ट्री ने तैयार कर दिया है, इंफॉर्मेशन ने वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो जैसी लॉ मिनिस्टर साहब कि कोविड से रिकवरी इंशाल्लाह हो जाएगी तो वो भी फाइनल फॉर्म में कैबिनेट से अप्रूव होके नेक्स्ट सेशन में हमारी उम्मीद है हम ले कर देंगे। हमने ज़ैनब अलर्ट कानून बना दिया है बच्चों का चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ। ऐप भी बन गया है जो पीएम पोर्टल पे है, जिससे पूरी पाकिस्तान एजेके और जीबी में फौरी तौर पे रियल टाइम में इतला चली जाती है डीपीओस के डैशबोर्ड पे जो भी केस रिपोर्ट होता है। हमने खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद होता है उसका ऐप भी बना दिया है। हमारी हेल्पलाइन एक्टिव है। ट्रांसजेंडर का कानून हमारा बहुत दुनिया में सबसे प्रोग्रेसिव कानून है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। और खवातीन के इनहेरिटेंस राइट्स की बात हो रही है। और एक चीज़ जो हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में की है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को बैन कर दिया है। और ये अब का जुर्म होगा अगर आप 14 साल से कम उम्र बच्चे को या बच्ची को अपने घर में डोमेस्टिक लेबर के तौर पे रखें। और कोई प्रोविंस ये बाय रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ये कानून एक्सेप्ट कर सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हम कर रहे हैं जो कि जिसपे हमें तनकीद आती थी बाहर से। हमारी पार्लिमानी कमेटी है जो फोकस कर रही है इस पे, फोर्स्ड कन्वर्जन्स पे, चाइल्ड मैरिज पे। तो ये कई ऐसे इश्यूज हैं जो पहले जिन पे बात ही नहीं होती थी हुकूमती लेवल पे, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ पे जो हमने वीडियोस बनाई हैं जिधर हमने पेरेंट्स को भी अलर्ट किया है और बच्चों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की है और कर रहे हैं। पहले ये बातें नहीं होती थी चाइल्ड अब्यूज़ की। लोग और अब सबसे एंटी रेप का ऑर्डिनेंस जो अब आ गया है जिससे बहुत कॉम्प्रहेंसिव कानून बना है जिससे सजाएं भी हैं और प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम्स भी है। श्री साहब, जो आपने जबरी गुमशुदगियों के हवाले से कहा, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी मिनिस्ट्री तवील अरसा कबल अपना काम करके ये दे चुकी है और ये 2 साल से ज़ायद अरसे से सुर्ख फीते की नज़र है वजारत कानून के अंदर और बार बार आपकी यकीन दहानी कोशिशों के बावजूद उस पर पेशरफ नहीं हुई? लास्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी ये मामला जो है वो डिस्कस हुआ और इमरान खान साहब के सामने उठा,
तो ये कानून साजी जो है, वजारत कानून ही सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है इस मामले में। नहीं, देखिए रुकावट नहीं, उन्होंने सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करनी होती है। आपको पता है पार्लिमानी प्रोसेस इतना लॉन्ग विंडेड है, तो अब क्योंकि पीएम ने एक नोटिस भी लिया है और कमेटी भी बनाई है, तो मुझे उम्मीद है इस पे हलचल होगी अब ज़्यादा तेज़ी से। और अब मैं आपको ये भी बताती चलूं कि अफसोस से कहना पड़ता है कुछ बिल्स जो हमने बनाए, जो पार्लिमानी ह्यूमन राइट्स कमेटी में साल से सीनियर सिटीजन का बिल फंसा हुआ है, अब सुने सब कमेटी ने कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले अप्रूव किया है, लेकिन जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और असेंबली में फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वो फंसा रहेगा। अब साल से ज़्यादा हो गया है, हालांकि इसमें कोई सियासी पहलू नहीं है। श्री साहब, ये जो अब जबरी गुमशुदगियों वाला मामला है, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्या ये बात दुरुस्त है कि एजाज शाह साहब की सरबराही में कमेटी बनाई है और कहा है कि वो इस पूरे मामले को देखें और सॉर्ट आउट करें कि ये इसमें कितने लोग लापता हैं और किस तरीके से वो वापस आ सकते हैं? नहीं, ये कमेटी जो बनी हुई है ये फरूक नसीम साहब हेड कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर। इसमें मैं भी हूँ, इंटीरियर से भी हैं, बाकी हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन भी है, और इस पे अक्रॉस द बोर्ड चीज़ें देखी जा रही हैं। प्रोविंसेस से कोई डेटा मांगा है, अब हमें उम्मीद है, इसकी 2 मीटिंग्स हुई हैं, फिर लंबा गैप आ गया है, लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ कि जैसे फरूक नसीम साहब सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये मीटिंग इसकी जल्द होगी। क्या ऐसी भी बात कोई डिस्कशन में है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको पावर ऑफ अरेस्ट होना चाहिए ताकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से जो है वो निकला जा सके? देखिए, बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इट्स टू प्रेमेच्योर कि मैं अपना कह दूं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें इस एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज करना होगा, क्योंकि जमहूरियत में इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का कोई जगह नहीं है। और मैं ये भी साथ साथ आपको बताती चलूं कि हमारी मिनिस्ट्री ने प्रिजन रिफॉर्म्स पे और स्टेटस ऑफ विमेन प्रिजनर्स पे 2 रिपोर्ट्स की हैं, और उस पे अब हम प्राइम मिनिस्टर ने बैरिस्टर अली जफ़र साहब को और मुझे कहा है कि टाइमलाइंस के साथ हम उनको प्रिजन रिफॉर्म्स का एक टाइम टेबल दें जिससे प्रिजन रिफॉर्म्स हो सकें। तो आप देखिए, अब बहुत वाइड हमारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, हर पहलू इंसानी हकूक़ का अब हम देख रहे हैं। श्री साहब, ये सबसे बड़ा चैलेंज इस मिनिस्ट्री में आपके लिए क्या है, जो अगर आप कहा जाए कि जी सबसे ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ या जो चैलेंज जिसको आप समझ रही हो, वो क्या है ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की? 2 चीज़ें हैं, एक तो क्या कहते हैं, लोगों की सोच बदलना, क्योंकि क्राइम जब होता है फिर कानून हरकत में आता है, लेकिन हमारे लोग अगर तशद्दुद बंद करें बच्चों पे, ख़वातीन पे, तो हमारा मुआशरा आगे बढ़ सकता है। तो मुआशरे को भी बदलना है, कानून साजी के साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ मुआशरे की सोच बदलनी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, जो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज एक हमें है, हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी जो है वो कॉलोनियल टाइम्स के सेटअप से चली आ रही है। मैं आपके बताऊं, जिधर इंटर मिनिस्टीरियल काम होता है उधर इतनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और रुकावटें आती हैं कि टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो ये मैं समझती हूँ बहुत चैलेंजेस हैं ये दोनों चीज़ें। आखिरी बात श्री साहिबा, ये बताइएगा कि अब लगभग जो टेन्योर है उसका निस्फ आप मुकम्मल कर चुकी हैं अपनी मिनिस्ट्री की, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहें कि ये बड़ी काबिल फ़ख्र है कि ये शरी मज़ारी ने ये किया, ये बड़ी बात, और कौन सी ऐसी चीज़ जो करना चाहती थी अब तक नहीं कर सकी, ख्वाहिश होगी कि अगली मुद्दत में जो आपका टेन्योर है उसमें वो पूरा करें? मेरी ख्वाहिश है कि हम इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को क्रिमिनलाइज कर दें, वो कानून हम कर सकें, और जो हमारा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है जिस पे अब सपोर्ट भी मिल गई है सब स्टेक होल्डर से, वो जल्द पास हो सके, क्योंकि इस पे हमने बहुत सा टाइम लगाया है। और मुझे अफसोस होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि आगे नहीं बात बढ़ी काफ़ी अर्से तक, लेकिन कम से कम जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पे अब बात आगे बढ़ चुकी है काफ़ी। मैं समझती हूँ जो हमने ज़ैनब अलर्ट का कानून किया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के कानून पास किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हम कर रहे हैं, और चाइल्ड अब्यूज़ की अवेयरनेस प्रोग्राम से, और मैं समझती हूँ चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर का जो हमने बैन लगाया है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जी, बहुत शुक्रिया श्री मज़ारी साहिबा। श्री मज़ारी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब, खालिस्तान अफेयर सेंटर के सदर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद होंगे।
भारत में इंसानी हुकूक के हवाले से जो कुछ हो रहा है, उस हवाले से डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब से गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाजरीन। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के हम मौके पर जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में क्या हो रहा है अक़लियतों के साथ, कश्मीर में क्या हो रहा है, जो आपने मनाजिर देखे कि वहाँ पे किस तरीके से जो किसान हैं वो बाहर है, पूरी दुनिया में जो भारत की इंसानी हुकूक की पामाली है उसके हवाले से लोग सरापा एहतजाज हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया इन्हें जानती है, खालिस्तान अफेयर सेंटर के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए न्यूज़ वन को। मैं अगर अमूमी बात करूं कि ये गुज़िश्ता जो 73 साल की तारीख़ है उसमें अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किस कदर ख़राब है, तो आपका जवाब क्या होगा? आज जब हम बात कर रहे हैं, भारत जो 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश कॉलोनियल्स यहाँ से निकले तो जिनके हवाले उन्होंने ये इस मुल्क को किया, उन्होंने डिक्लेयर तो अपने आप को जमहूरियत किया और आज तक जमहूरियत का ही ये ढिंढोरा दुनिया में पीट रहे हैं। मगर अगर आप पिछले 73 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इनका देखें तो ये जमहूरियत बहुत सारी डिक्टेटरशिप से या इवन आज तो नाजी तर्ज की हुकूमत बन गई है, उनसे भी ये बदतर है। पहली बात सिखों के हवाले से मैं बता दूं आज, क्योंकि दुनिया में इसकी बात चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि दिल्ली में 5 से ज्यादा एंट्री पॉइंट्स पे 5 लाख से ज्यादा किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के सिख फार्मर हैं, उन्होंने दिल्ली को घेरा हुआ है। तो बात आज सिर्फ फार्मर्स की नहीं है। जब हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से करते हैं, कश्मीर के हवाले से बात करें, तो आज दुनिया जानती है कि कैसे भारत ने अपनी हर कमिटमेंट, बेशक वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 से ज्यादा रेजोल्यूशन हो, उनको वायोलेट किया। और पिछले साल 5 अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो आर्टिकल 370 और 35A के तहत थी, उसको भी खत्म करके पिछले 15 महीने से कश्मीर को एक खुली जेल में बदला हुआ है। यही हाल 30 मिलियन ईसाइयों का भारत की स्टेट्स नागालैंड और मिजोरम में, और 200 मिलियन से ज्यादा दलितों के साथ, जिनको ब्राह्मणवाद की डिग्री ने शूद्र बनाया हुआ है, उनके साथ जो हो रहा है वो हर रोज अखबारों की सुर्खियों में आता है। तो ये भारत की जमहूरियत का ढिंडोरा पीटने वाले आज दुनिया में बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि ये मगरब के मुल्क, जिनके बिजनेस इंटरेस्ट वहां जुड़े हुए हैं, अब अगेंस्ट चाइना एक उसको एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया हुआ है। इन सब ने आंखें मूंदी हुई हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने तमाम अक़लियतों की सूरत हाल बयान की, चाहे उसके अंदर वो दलित हों हिंदुओं के, चाहे वो हमारे सिख भाई हों, चाहे वो मुसलमान भाई हों, तो कोई भी अक़लियत जो है वो भारत में आप समझते हैं कि महफूज नहीं है। गो के जो बैरूनी चेहरा है वो तो ये बताते हैं कि जी हम बड़ा सेकुलर मुल्क हैं और हमारे यहाँ बड़ी आज़ादियाँ हासिल हैं, लेकिन हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है और हर तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका इस्तेहसाल हो रहा है भारत में। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आज जिनके हाथ में पावर है वो उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में यकीन करते हैं, जिनका नारा ही ये था 1920 में, जब डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहते हैं, उसको उसने फाउंड किया। तो इनका नारा है हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। जो जाहिर है कि ये तो इनका तो बिल्ट इन मैनिफेस्टो है। और हम अगर 2014 से देखें, जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बना, तो उस वक्त मोहन भागवत जो आरएसएस का आज भी चीफ है, उसने कहा था 1000 साल की गुलामी के बाद हिंदुओं के पास पॉलिटिकल पावर आई है और हम 2020 तक हर एक को यहाँ हिंदू बना देंगे। तो जो भारत में वो सीएए का कानून हो, असम में 2 मिलियन मुसलमानों को स्टेटलेस करना हो, लव जिहाद के नाम पे काऊ विजिलेंटे ग्रुप्स, और अब जो सिख किरसानी के ऊपर पंजाब और हरियाणा में हमारा जो है वो राइस बॉल भी तोड़ रहे हैं, जो कि 85% से ज्यादा किसान तो पहले ही 5 एकड़ से कम जमीन के मालिक हैं। और हर साल पंजाब में 10 से 20 हजार किसान खुदकुशियां कर रहे हैं पिछले 10 साल से। पर यह भी एक सबक सिखाने की बात है, क्योंकि जब कश्मीर के साथ इन्होंने आईनी गुंडागर्दी की
तो सबसे पहले सिख आगे आए, उन्होंने कश्मीरी बच्चियों को, बहनों को, भाइयों को भारत भर की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस उनसे सेफली निकाल के घरों तक पहुंचाया। जब सीएए का शाहीन बाग में जो है वो प्रोटेस्ट हुआ तो सिखों ने वहां आके लंगर लगाया और मुखालफत की। और मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने कोविड-19 के दौरान ये 3 पहले ऑर्डिनेंस आए और अब एक्ट बना दिए हैं, ये सिख कौम को सबक सिखाने के लिए। जो 200 मिलियन मुसलमान भारत के तो वैसे ही खौफजदा कर दिए गए हैं, कश्मीर में फौज लगा के वहां की डेमोग्राफिक्स बदली जा रही हैं। 3 डीज जो डर्टी डीज हैं, डेमोग्राफिक चेंज, डोमिसाइल और रीडिस्ट्रिक्टिंग, ये उनके वेपन है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि आज ये हिंदुस्तान के निशाने की तरफ बड़ी तेजी के साथ पेशकदमी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने नक्शा खींचा ये मतलब बड़ा ही भयानक नक्शा है। दूसरा ये कि ये माइनॉरिटीज़ के जो माशी इस्तेसाल है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़े हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, उनको जबरी गुमशुदगी है, उनको जेलों में डाल देना है बग़ैर मुकदमात के, जो जाली इनकाउंटर्स हैं, इसकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? आज 100 के करीब एक्टिविस्ट, जिनमें इवन ख्वातीन भी शामिल हैं, स्टूडेंट लीडर्स जामिया मिलिया की या जेएनयू यूनिवर्सिटी की, वो यूएपीए के तहत उनको अरेस्ट किया हुआ। और जिन 3 सिख नौजवानों ने सबसे पहले शाहीन बाग में जाके लंगर लगाया था, आज वो भी यूएपीए के नीचे जेल में बंद है। पंजाब में जहां के रेफरेंडम 2020 की बात पिछले 2-3 साल से चल रही थी, सैकड़ों नौजवान जो कि एक पीसफुल मुहिम है, लेकिन उनको जेल में रखा गया है। और किस किस्म का वहां जेलों में हाल है, कोई पिछले पीरियड में हम सिखों के हवाले से ही देखते हैं कि हजारों नौजवानों को जो इवन प्रॉपरली जिनकी अरेस्ट डाली गई थी, उनको जेलों से निकाल के फेक एनकाउंटर्स में मारा गया। और यही दोहराव आज कश्मीर में हो रहा है। जब आप कभी यह खबर पढ़ें कि जी 4 खूंखार आतंकवादी वहां मुकाबले में मारे गए, तो इसमें कोई जो है वो सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि इन नौजवानों को घर से पिछली रात उठाया गया होगा और इन्हें मार के खूंखार आतंकवादी और फिर उनके नाम के साथ लश्कर तैयबा जोड़ दो या हिजबुल मुजाहिदीन जोड़ दो, या पंजाब में ये हर कोई खालिस्तानी टेररिस्ट बताते रहे हैं। और आज जब किसान बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी खालिस्तान के साथ, खालिस्तानी टेररिज्म, उसको पाकिस्तान से जोड़ दो, उसको आईएसआई से जोड़ दो। सो ये बर्तारा अकलियतों के खिलाफ लगातारता से जारी है और ये जो सिचुएशन है सो वो बद से बदतर होती चली जा रही है। डॉक्टर साहब, आखिरी बात ये कि अब वे आउट क्या है? जो दुनिया है वो भी भारत को देख रही है। इस सूरत हाल में आपकी सजेशंस क्या हैं कि जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या करें, वो उठ खड़ी हों, वो रिएक्ट करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करे, पाकिस्तान क्या करे, किस तरीके से जो है वो इस जुल्म और बर्बरियत से निजात हासिल की जाए? मैं समझता हूँ पहली बात तो अकलियतों के लिए, और इस तरफ काफी पेशकदमी भी हुई है, कश्मीरियों के साथ सिख खड़े हुए हैं। और पिछले दिनों मैंने पाकिस्तान के अवाम, गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली मीडिया से भी गुजारिश की थी कि भाई आइए, ये वक्त है। एक तरफ वो ये प्रधानमंत्री मोदी जो कि बिल्कुल हिटलर की री इनकारनेशन है, वो तो कहता है कि जी विपदा में अवसर ढूंढो, और वो इसको इस्तेमाल कर रहा है माइनॉरिटीज और इस किस्म के एक्ट्स के लिए। और मुझे खास तौर पे बेशक पिछले 2 दिन में एक अच्छा रिस्पांस है, मैं शुक्रगुजार हूं आपके इस मीडिया के जरिए भी कि लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तानी मीडिया में भी आज भरपूर चर्चा है। सो मैं समझता हूं कि जैसे इमरान खान साहब ने अपना जो उन्होंने एड्रेस किया था यूएन जनरल असेंबली को वर्चुअल सितंबर के महीने में, उसमें उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के साथ सिखों का जिक्र भी किया था। सो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आवाज उठा सकते हैं, अमेरिका के कांग्रेसमैन उठा सकते हैं, 38 ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वो इशू बात कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को भी ऑफिशियली ह्यूमन राइट्स के मुद्दे के ऊपर, जैसे कश्मीर के ऊपर, पंजाब की सिचुएशन में और बाकी अकलियतों की तर्जुमानी करनी चाहिए। और ये तमाम जो अकलियतें हैं उन्हें उठ खड़ा होना होगा, यूनाइट होना होगा इस जुल्म के खिलाफ, वरना सब
आप समझते हैं कि कुचल दिए जाएंगे? कि जब एक एक करके ईसाइयों को, मुसलमानों को, कश्मीरियों को, फिर आज सिखों को और दलितों को टारगेट किया गया, तो हम किस वक्त के इंतजार कर रहे हैं जब कोई भी हमारे पीछे नहीं बचेगा आवाज उठाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि आज ये खास तौर पे जो डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं, और मैं ये बता दूं कि 5 मिलियन सिख डायस्पोरा हैं, 50 लाख सिख भारत के नक्शे की कैद से बाहर हैं। और अगर आप पिछले 2 हफ्ते में देखें कि दुनिया में हमने तरथली मचाई हुई है इनके एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स दूसरों के बाहर, और यही बहुत बड़ी गिनती में पाकिस्तानी डायस्पोरा है, बहुत बड़ी गिनती में जो है बाकी भी, जहां जो भी जस्टिस लविंग है। इसको हम कोई मजहबी बात नहीं कर रहे, हमारी स्ट्रगल कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, हम इंडियन स्टेट के खिलाफ जो कि रिप्रेसिव रिजीम है लड़ रहे हैं। सो हमें सबको इकट्ठा होना है। ठीक, डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब के जो नुकात थे वो आपने सुने। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सेक्रेटरी जनरल मलिक आबिद साहब जो है वो हमारे साथ होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सेक्रेटरी जनरल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मलिक आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब गुफ्तगू करने के लिए। मलिक साहब, पहले तो हम इस साल की बात कर लेते हैं, ये स्पेशली जो 5 अगस्त के वाक़यात के बाद तो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उसकी सूरत हाल क्या है, वो कितनी रिपोर्ट हुई हैं, कितनी संगीन हुई है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है वहाँ पे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशंस का, पिछले 72 साल से जो वायलेशंस जारी हैं, जितनी मीडिया में और जितनी रिपोर्ट की जाती है उनसे कई गुना एक्चुअली ग्राउंड पे वायलेशंस होती रही हैं। वो रिपोर्ट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी शर्म, हया और अपने कल्चरल चैलेंजेस की वजह से लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। सो ये ह्यूमन राइट वायलेशंस तो चल रही हैं, लेकिन अगस्त 5, 2019 के बाद एक एडिड प्रोटेक्शन जो इंडियन गवर्नमेंट को मिली इन वायलेशंस के बारे में, कि जो लोग वायलेशंस को या कत्ल गारतगरी को, जो शहादतों को, जो रेप्स को, जो हर तरह की वायलेशंस को रिपोर्ट भी करना चाहते थे, वो भी रिपोर्ट नहीं कर पाए, बिकॉज देयर वाज नो मीडिया, देयर इज स्टिल नो मीडिया। वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे अखबारें नहीं हैं, टीवी नहीं चल रहे। सो मैं समझता हूँ कि पिछले तकरीबन 13 महीने से जो वायलेशंस हैं वो कम से कम 10 to 15 टाइम्स उन पे इंक्रीज हुआ है। तो ये कोई एदाद शुमार आपके पास हैं मलिक साहब के, क्या है? कोई जैसे रेप के केसेस हैं, जैसे एब्डक्शंस है, मिसिंग पर्सनस हैं, तो ये आपकी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसने कोई उसके फैक्ट्स एंड फिगर जमा किए हैं? 5 अगस्त से अब तक तकरीबन 1200 से 1300 नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। कम से कम कोई 50 से 55 के करीब रिपोर्टेड रेप्स मतलब हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ा इस वक्त पिछले 13 माह में जो ये वाकयात हो रहे हैं, वो जो प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, बिजनेसेस को जो डिमोलिश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन आर्मी, वो बड़ी शिद्दत के साथ ये कर रहे हैं। जहां से उनको जरा सा कंप्लेन मिलती है वो पूरे का पूरा घर बारूद लगा के उसको गिरा देते हैं। तो दीगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से अब काम कर रही हैं? कोई एक्सेस उनका है? आपकी कोई उनके साथ कोऑर्डिनेशन हुई है? दुनिया की मुख्तलिफ NGOs हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही होती हैं, उनका क्या फीडबैक? देखिए, बहुत सी जो मेन स्ट्रीम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, एशिया वॉच है, उनमें से कुछ के लोकल ऑफिसेज हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑफिस वहां से बंद कर दिया गया बाय फोर्स। इसी तरह एशिया वॉच और ह्यूमन राइट्स वॉच को उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उनका डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं है। उनके पास भी इसी तरह सेकंड और थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। सो किसी के पास इस वक्त डेफिनेट और ऑथेंटिक और वेरिफिएबल इंफॉर्मेशन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो फिर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन जो है वो जितना सख्त होना चाहिए वो इतना सॉफ्ट क्यों नज़र आता है टुवर्ड्स इंडिया? ये वाक़या अगर किसी मुस्लिम मुल्क में या पाकिस्तान में हो गया होता, इसका 5% भी या 1% भी कहीं कुछ हो रहा होता, तो इस वक्त जो है ना वो आसमान सर पे उठाया हुआ होता। हमारे यहाँ की कोई ऐसी चीज़ें जो कि ग्राउंड पे नहीं होती, चाहे वो बलूचिस्तान से रिलेटेड हो, कुछ और सेपरेटिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड हो, उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में सबसे बड़े मसले यही हैं, जबकि यहाँ कहीं नज़र नहीं आती। उसके बरक्स जहाँ ग्राउंड के ऊपर तबाही फिरी हुई है वहाँ इंटरनेशनल फोरम पे कुछ नहीं नज़र आता।
देखिए, इंटरनेशनल फोरम पे भी काम हो रहा है। ये भी मैं आपको बताऊं कि पिछले तकरीबन को 50 साल में यूएस कांग्रेस में कभी इतनी दफा कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई। ठीक। पहले 4 माह में 4 दफा यूएस कांग्रेस के अंदर कश्मीर पे हियरिंग्स हुई। उसके बाद अगर आप काउंट करें तो शायद हमारे पास तो अनगिनत किस्म के इस तरह के वो प्रोग्राम्स हैं, लेकिन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ वेबिनार्स कश्मीर के ऊपर कश्मीरियों ने, पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने, यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने किए हैं। और हर रोज मैं ज़ाती तौर पे हर रोज 2 से 3 वेबिनार्स में जाके बात करता हूँ, कश्मीर के बारे में जिक्र करता हूँ, अपने नॉलेज को, अपनी जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो शेयर करता हूँ। हम खुद भी तकरीबन एवरेज वंस अ वीक कोई ना कोई वेबिनार हम करते हैं, इनिशिएट करते हैं, जिसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स को भी बुलाते हैं। तो काम तो हो रहा है। तो ये जो आपने कहा कि जी काम हो रहा है, स्पेशली 5 अगस्त के बाद, लैकिंग क्या नज़र आई है इसके अंदर? कोई कमज़ोरी क्या है यहाँ, कोताही क्या है गुज़िश्ता, अगर 15 माह की कोताही का जिक्र कर ले तो? क्योंकि गलतियों का भी तो अजाला हमने खुद ही 15 माह से नहीं, अगर 15 माह की बजाय मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं 73 साल की कोताहियों की बात ना करूं पहले। जी जी बिल्कुल। देखिए, 73 साल में 2 चीजें मैं आपके साथ और आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि रिसर्च करें और अपने लीडर से सवाल करना शुरू करें, उनको अकाउंटेबल करें। यहाँ पे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेबिलिटी के कोई मयार नहीं है, कोई कवानीन नहीं है अभी तक अकाउंटेबिलिटी के। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की कोई रिटन कश्मीर पॉलिसी नहीं है। जो भी लीडर आया, जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आया, उसने अपनी इंटरप्रिटेशन दी कश्मीर पॉलिसी के ऊपर। दूसरी चीज, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अब आके थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी 73 साल में पाकिस्तान की बहुत कमजोर रही। आज भी अगर आप मुझसे पूछें तो यहाँ से जितने एम्बेसडर आप बना के भेजते हैं बाहर, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बड़े एजुकेटेड और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मुझे पीएचडी एम्बेसडर नहीं चाहिए। मुझे वो एम्बेसडर चाहिए जो किसी भी फोरम पे खड़ा होकर कश्मीर के बारे में, कश्मीर की 2 दर्जन जो करारदादें हैं उनका जिक्र कर सके, जो कश्मीर में होने वाले मजालम की जुबानी और फिलबदी सवालात का जवाब दे सके। ऐसा कहीं पे नहीं है। जो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, टॉप के जो 15-20 कंट्रीज के, उनको कश्मीर के ऊपर एजुकेशन की जरूरत है। अच्छा मलिक साहब, एक और बात यह है कि ये जब अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, जो बाइडन के आने के बाद ये जो कश्मीर के ऊपर आपको कोई फोकस ज्यादा नजर आएगा? एडवांटेज होगा इंडिया को, डिसएडवांटेज होगा? क्योंकि वो कहते हैं ये ह्यूमन राइट्स के बड़े ज्यादा फोकस करते हैं डेमोक्रेट्स उसके ऊपर, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता नजर आता है आपको? तारिक साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं चूंकि जाती तौर पे भी डेमोक्रेटिक पार्टी का अहदेदार हूँ न्यूयॉर्क स्टेट का, probably the only Muslim and the only Pakistani at that high level with the major political party. मैं आपको बड़े वसूख से ये बात अर्ज करूं कि जो बाइडेन साहब के आने से भी कश्मीर की पॉलिसी के ऊपर को बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं आएगा। हमें ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। आ सकती है चेंज, लेकिन आज जो दुनिया सारी में जो मयार हैं डिप्लोमेसी के और रिलेशनशिप्स के, वो इकोनॉमी के ऊपर बेस करते हैं, वो ट्रेड के ऊपर बेस करते हैं। पाकिस्तान की बाइंग पावर इतनी नहीं है कि जो इंडिया की है। अब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जनरली ये मिसकॉन्सेप्शन है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी आता है या जो भी आएगी, उसके पास फुल अथॉरिटी होती है फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की। ऐसा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी जो है अमेरिका में, वो पेंटागन डिफाइन करती है, और वहां पे करती है जहां पे अमेरिका का या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो या फिर उनका मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड कोई इंटरेस्ट हो। सो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा इंटरेस्ट था अफगानिस्तान का, पीस इन अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान ने बड़े ऑनेस्टली और बड़ी एक शिद्दत के साथ हेल्प की अमेरिका की, लेकिन उसको पाकिस्तान एनकैश नहीं करवा सका। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मलिक साहब, एक आखिरी बात और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री जो है वो क्या करे कश्मीर के कॉज के हवाले से? अब फ्यूचर में क्या प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए? देखें, पहली बात तो ये कि ऑनेस्टली मैंने पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने उनको कहीं पे उनका काम नहीं देखा इंटरनेशनल लेवल पे।
उनको ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री का मैंडेट चेंज करके उनको पाकिस्तान, पाकिस्तानी और कश्मीरी उसको भी इंक्लूड करना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ मिलके उनको दुनिया सारी में काम करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं नहीं देखता, कश्मीर से रिलेटेड कहीं पे मुझे डॉक्यूमेंट्रीज नहीं मिलती जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की हो या प्रोड्यूस करवाई हो। रिसर्च कहीं पे नहीं है। ठीक। हम अपने तौर पे जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसको हम कंपाइल करते हैं, अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं दुनिया में, लेकिन ये बेसिक इंटरेस्ट तो पाकिस्तान का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छी बात है, बहुत तो अच्छी बात। उसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को रिसर्च करके और रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब और डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा भी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक थी। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।